हेलो एस्पेंट, वेलकम टू वेब यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पेंट, आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी के एनसीईआरटी कंटिन्यू करते हुए आज इसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। मतलब हमें इसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। और इससे एक बात मैं और आपको बता दूं, ये आपका मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मेंस का सिलेबस देखोगे तो पृथ्वी के ये सब उसमें भी आती है। ठीक है, तो क्लास 7 में तो ज्यादा नहीं दे रखा, जो आपकी 11th की एनसीईआरटी है ना, उनमें बहुत डीपली दिया है, तो वहां भी ध्यान देंगे। बट यहाँ थोड़ा सा जिक्र है तो कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पृथ्वी के आंतरिक भाग। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग ये आप जानते हो, जो पृथ्वी है हमारी वो 3 भागों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो आपको डायग्राम के थ्रू बनाने ये सब। ठीक है, यहां लिखोगे आप पृथ्वी, ओके, और यहां आप अपने 3 वो बना लेना। ठीक, तो पृथ्वी के कितने भाग होते हैं? सबसे पहले होती है भूपरपट्टी। ठीक है, भूपरपट्टी, फिर होती है आपकी मेटल, ठीक है, और फिर होती है आपकी क्रोड। ठीक है, तो 3 भागों से मिलकर बनी होती है भूपरपट्टी, मेटल और क्रोड। ठीक है, और क्रोड की भी 2 होती है वैसे, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, तो उसकी कोई इतनी इंपोर्टेंट नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रख लेना है 3 भागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इस प्रकार अपना फ्लो चार्ट बना लेना। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत को भूपरपट्टी कहते हैं। ठीक है, और यह सबसे पतली परत होती है। ठीक है, सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिज मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है किस पट्टी से कौन से खनिज मिलते हैं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो पहला आपका ये हो गया भूपरपट्टी। क्या है? तो भूमि की सबसे ऊपरी परत को भूपरपट्टी कहते हैं, और इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम खनिज मिलते हैं। ओके, तो ये आपकी हो गई पहली। तो आपने जो 3 पॉइंट बनाए थे ना, उसमें पहले आपने लिख दिया होगा। ठीक है, अब दूसरी पट्टी आ जाती है आपकी मेटल। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में लिखना है तो ये भूपरपट्टी के नीचे होती है। ठीक है, और 29,000 किलोमीटर की गहराई में होती है। ठीक है, और फिर तीसरी होती है आपकी, 1 मिनट, जैसे पहली तो आपकी होती है कौन सी, भूपरपट्टी। ठीक है, तो पॉइंट भी डाल देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। पहली होती है आपकी भूपरपट्टी एंड सेकंड होती है आपकी मेटल। ओके, और फिर तीसरी होती है आपकी क्रोड। ठीक है, तो यहां लिखा गया है सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। ठीक है, ओके, तो बस इतना सही था इसमें। ओके, अब थोड़ा इसमें आपको शब्दावली दे रखी है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन वैसे आ भी जाते हैं, और शब्दावली में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर हम सोचते हैं क्वेश्चन कहां से आए। जैसे विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और एक बात और, अगर आप अब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, वर्ल्ड मैप को तो बिल्कुल रट जाओ। अगर मुझे पता है आपको इंडिया का मैप सब पे बनाना आता होगा, सब पर। ठीक है, बट आपको हो सकता है आपको 20-30% लोगों को ही वर्ल्ड मैप बनाना आता हो, तो आप कोशिश करें कि वर्ल्ड मैप आपको बिल्कुल बनाना आना चाहिए, तभी पता चल पाएगा अफ्रीका कहाँ है। तो विश्व की सबसे गहरी जो खान है वो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, और इसकी गहराई 4 किलोमीटर, तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक खोज चुके हैं। ठीक है, तो सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में। ओके, और फिर दूसरा पॉइंट है इसमें, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, वो आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब, यदि आपको पृथ्वी के अंदर और ज्यादा गहरा खोदना है ना, तो जो समुद्र की गहराई होती है, जैसे कि आपको यहां देख रहा है, आपको यहां देखो ये दे रखा है ना महासागर, तो इसके अंदर 6000 किलो और खोदना होगा। ठीक है, तो चलो ये बात हो गई आपकी, वो पॉइंट नोट कर लेना। पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, ये भी अब आपने समझ लिए। ओके, तो डायग्राम के थ्रू से नोट कर लेना। अब एक पॉइंट की बात आती है, अब यहां देखते हैं जो आपको यहां दिख रहा होगा। अच्छा, एक बात कमेंट करके बताना, आपके अनुसार जो ये महाद्वीप होते हैं, या फिर जैसे यहां देखो ये है भूपरपट्टी, ठीक है, महाद्वीप वगैरह यहाँ है, और ये है जल। ठीक है, महासागर, जल, ये सब यहाँ आ जाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जो ये महासागर होते हैं या महाद्वीप होते हैं, ये जो महाद्वीप है ना आपके,
ये जमीन में ये ज्यादा गहरे होंगे या फिर महासागर ये ज्यादा गहरे होंगे जमीन में? तो इस बात का कमेंट में जवाब एक बार जरूर देना और सोच के देखना। तो आपको वैसे डायग्राम में दिख गया होगा कौन ज्यादा गहरे होते हैं, तो चलो समझ लेते हैं एक बार। तो ये सब जो एरिया देख रहे हो ना आप, ये है महाद्वीप, ठीक है। महाद्वीप पे ये पहाड़ हो गए, हमारे यही मनुष्य रह रहे हैं, ठीक है। और ये आपकी भूपर पट्टी थी, ठीक है। तो भूपर पट्टी की देख रहे हो कितनी अंदर तक है। महाद्वीप मान लो यहां से स्टार्ट होता है इस पॉइंट से, तो नीचे तक कहां तक गहरा है? ये गहरा है यहां तक, ठीक है। और जो आपका महासागर है वो तो केवल इतना ही गहरा है, वो तो नहीं है ज्यादा गहरा। तो इसका मतलब जो चीज भूपर पट्टी से जितनी ऊंची होगी, जो भी चीज भूपर पट्टी से जितनी ऊंची होगी वो जमीन में भी उतनी ज्यादा नीची होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहाड़, पहाड़ जितने ऊपर धरती से ज्यादा निकले होंगे उतने ही वो अंदर गहराई में होंगे, ठीक है। महासागर देखो अपना कितना सा, मतलब इसकी गहराई अंदर तक ज्यादा नहीं होती, बट यहाँ महाद्वीप की गहराई कहां तक है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना था, ठीक है। लिखना इसके लिए कुछ नहीं था इतना। अब ये फिर आपको करोड़ के बारे में आपको आगे पॉइंट में नोट कर लेना है, वही जो आपने तीनों वो बनाए होंगे। तो इसकी त्रिज्या 35,000 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ आपको लोहा ये सब मिल जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर प्रेशर यहाँ काफी हाई है, ओके। तो ये पॉइंट आपके हो गए। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सेल एवं खनिज ये क्या होती हैं, ठीक है। और इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। और खनिज, तो पृथ्वी की पट्टी अनेकों प्रकार की सेलों से मिलकर बनी है, ठीक है। और पृथ्वी की पट्टी बनने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, ठीक है। अब सेल क्या कहते हैं? जो भूपर पट्टी होती है उसमें जो खनिज पदार्थ होते हैं उन्हीं से सेल बनती है, ठीक है। सेल के अंदर खनिज पदार्थ होते हैं, जब तो हम उनके अंदर से निकालते हैं, ओके। तो ये कितने प्रकार की होती है अब सेल? तो आपको ये टाइटल आपने डाल लिया होगा, जैसे कि आपने वो अपना नोट करे होंगे, उन पॉइंटों के नीचे आपने सेल नोट कर लेना, ठीक है। और उसके नीचे फ्लो चार्ट बना लेना। फिर भी ये 3 प्रकार की होती है सेल, वो आगे हम देख लेंगे, जैसे कि आग्नेय सेल, ठीक है, अवसादी सेल, कायांतरिक सेल, ये 3 प्रकार की होती हैं। आगे आपको तीनों नोट करने, ठीक है। अब हम रीडिंग कर लेते हैं और इसी हिसाब से अपने नोट्स भी आप तुरंत के तुरंत बनाते रहें, ठीक है। तो सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और पिक सेल, ओके। अब एक एक समझ लेते हैं बिल्कुल हम बड़े ध्यान से। पहला आपका कौन सा है? पहला है आपका अग्नि सेल, ठीक है। तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, ठीक है। एक बार पहले रीड कर लेते हैं फिर इसको समझ लेंगे, ठीक है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, ओके। प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। और अग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अंतभेदी सेल और बाह्यभेदी सेल, ओके। अब बिल्कुल समझो अब क्या होता है। मान के चलो ये क्या होता है इसमें, ये आपकी वो है ज्वालामुखी, ठीक है। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, अब देखते हैं। ये आपकी ज्वालामुखी, ठीक है। तो यहां से मैग्मा आपका बाहर निकला। अब ये मैग्मा ना कुछ देर बाद, ये मैग्मा द्रवित था तो इसलिए स्टार्टिंग में लिखा है द्रवित, यानी कि लिक्विड, तो द्रवित था। अब ये मैग्मा, मैग्मा मतलब लावा, अब ठंडा हो गया। जब ये ठंडा हो गया तो इसी से सेल का निर्माण हो गया। तो प्राथमिक सेल क्यों? क्योंकि लावा की निकलने से तुरंत सेल बन गई ना इसकी, तो इसलिए इसे प्राथमिक सेल कहते हैं। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पॉइंट डालते चलो आप, जैसे यहाँ थ्योरिकल लिखा है तो आप इनको फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाते चलो। जो जब आप एक नजर में अपने नोट्स देखोगे ना, तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस में बन जाता है। इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। और ये प्राथमिक सेल होती है, 2 प्रकार की होती है, अंतभेदी सेल और बाह्यभेदी सेल, ठीक है। अब इसके प्रकार को भी पढ़ लेते हैं हम, क्या क्या प्रकार हैं। तो पहला पढ़ लेते हैं हम सेल, ठीक है। तो पहला वायुवेदी सेल, ये अग्नि सेल के ही पार्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो वह तेजी से ठंडा
होकर ठोस बन जाता है और पृथ्वी पर इस प्रकार बने सेल को वायुवेदी अग्निय सेल कहते हैं। ठीक है, तो वही वाली बात है, इसमें ये ज्वालामुखी से लावा निकल गया और तुरंत ठंडा होकर एक सेल का निर्माण हो गया। ओके, तो इसे बोल देंगे हम वायुवेदी सेल, यानी कि बाहर बना हुआ सेल। अब जब ये लावा निकला, बाहर बन गया सेल, तो अब दूसरा आप ऑटोमेटिक समझ गए होंगे कि दूसरा कौन सी प्रकार की हमारी सेल है। तो दूसरी कौन सी है, चलो देख लेते हैं एक बार फिर से। तो वायुवेदी सेल के थोड़े वो दे रखे हैं एग्जाम्पल, जैसे बेसाल्ट, ठीक है, और दक्कन पठार, उन्हीं से मिलकर बने होते हैं। अब आ जाता है हमारा दूसरा, तो दूसरा कौन सा है हमारा, द्रवित मेग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेल को अंतर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। एक बड़े कणों का रूप ले लेता है, जैसे कि ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट हमें कहाँ मिलता है, जमीन के अंदर से। अब समझ लिया आपने, अब थोड़ा इन्हें डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ आ गया आपका ये वायुवेदी सेल। ठीक है, तो लावा मतलब बाहर निकल गया, जब जाके सेल का निर्माण हुआ तो उसे वायुवेदी सेल बोलेंगे। और फिर अंतर्वेदी सेल ये कौन सी होंगी, जैसे ही ज्वालामुखी है ना, जो इसका मैग्मा है वो बाहर नहीं निकल पाया, अंदर ही वो ठंडा हो गया और अंदर ही ज्वालामुखी के अंदर ही चट्टाने का निर्माण हो गया, सेल का निर्माण हो गया। और इसके अंदर कौन सा खनिज मिला हमें, तो ग्रेनाइट। ठीक है, इस प्रकार की यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल के अंदर कौन सा खनिज मिलता है। तो पहली प्रकार की आपने पढ़ ली, तो पहली प्रकार की सेल कौन सी थी, आग्नेय सेल। ठीक है, तो आग्नेय सेल के दो भाग थे, वो एक अलग बात हो गई। ठीक है, अब दूसरी प्रकार की सेल आ जाती है आपकी अवसादी सेल। अवसादी सेल में क्या है ऐसा देख लेते हैं। ठीक है, तो सेल लुढ़ककर, चटककर और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दिए जाते हैं। ठीक है, और एक कठोर सेल की परत बन जाती है, जिसे अवसादी सेल कहते हैं। ओके, उदाहरण के लिए क्या है, पत्थर, रेत के दाने से ये सब बने होते हैं। तो मतलब समझना, अब जैसे लावा निकला था आपका या मैग्मा निकला था ज्वालामुखी से, तो उसके कुछ कण होंगे, पार्टिकल, जब ये आपस में टकराएंगे तो कुछ ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के बन जाएंगे। अब ये हवा के कारण उड़कर कहीं दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां जमा हो जाते हैं, जिस कारण अवसादी सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये दूसरी सेल भी आपकी क्लियर हो गई। तीसरी सेल होती है आपकी कायांतरिक सेल, तो नाम से ही पता चल रहा होगा इसका। तो क्या सेल का इसमें एवं अवसादी सेल उच्च ताप, हाई प्रेशर एवं दाब, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे चिकनी मिट्टी, स्लेट, ठीक है, चूना, पत्थर, संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। अब समझो, ये आपकी अग्नेय सेल जो कि लावा बाहर निकला है तब बनी है। ठीक है, अब जो अग्नेय सेल है, दो कंडीशन है, एक तो लावा बाहर निकला है तब बनी है, एक है जमीन के अंदर, कहलाएगी अग्नेय सेल। ठीक है, पहली प्रकार की सेल हो गई। दूसरी प्रकार की सेल है ये आपकी अवसादी सेल। ठीक है, जो मैग्मा था वो टकरा गया तो उसके कुछ कण थे और कण हवा के कारण इधर उधर चले गए, जब जाके एक सेल का निर्माण हुआ। ठीक है, तीसरी, जब इन अवसादी सेल और अग्नेय सेल पर हाई ताप यानी कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली सेल बदल जाएंगी। ठीक है, कहने का मतलब अपने आकार से बदल जाएंगी। मान के चलो ये सेल ऐसी है, ठीक है, अब इस पे हाई टेम्परेचर पड़ गया, प्रेशर पड़ गया, तो सेल बदल जाएगी ना। हो सकता है ये सेल अब ऐसी बन जाए, तो बस बन तो गई कायांतरिक सेल। तीसरी सेल ये होती है। तो मतलब चीजों को आप प्रैक्टिकल पढ़ो, इससे पहले भले ही आपको इस सेलों के बारे में इतना याद नहीं रहता होगा, बस चीजों को एक बार प्रैक्टिकल पढ़ लो, फिर इन्हें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। तो जो हमारी सेल होती है, तो ये क्या होता है, तो मतलब ये खनिजों से मिलकर बनी होती है और पृथ्वी की भूपर पट्टी पर ये मिल जाएंगी। तीन प्रकार की होती है, एक तो अग्नाशय और अवसादी और कायांतरिक। अग्नाशय सेल ये प्राथमिक सेल होती है जो कि लावा के ठंडे होने के कारण बनती है।
और ये दो प्रकार की होती है। एक तो जब लावा बाहर निकलेगा बाह्य वेदी सेल कहेंगे, और ज्वालामुखी लावा के अंदर ही सेल बन गई उसे अंतवेदी सेल बोलेंगे, ठीक है। दूसरी होती है आपकी अवसादी सेल, वे सेल जिसके मैग्मा के कुछ कण आपस में टकराकर, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, वहां बनी गई सेल को अवसादी सेल कहते हैं। तीसरी होती है आपकी कायांतरिक सेल, यानी कि अग्नाशय सेल और अवसादी सेल पर प्रेशर बढ़ा दो और टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसका आकार में परिवर्तन हो जाएगा। जब प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आकार में तो परिवर्तन होगा, उसी से आपकी कायांतरिक सेल बदल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ समझना एक पॉइंट दे रखा है शब्दावली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, साइड में लिख लेना पेज की। तो सेलों की परतों में दबे मृत पेड़ पौधे एवं जंतु के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। जीवाश्म आपने जीवाश्म ईंधन भी पढ़ा होगा, ये क्या होता है, ये भी वही होता है, ठीक है। तो ये आपका इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो बस आपका यही था इसमें। और फिर एक दे रखा है इसमें, क्या है, सेल चक्र क्या होता है। तो यहां लिख रखा है एक सेल को दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं, ठीक है। तो सेल मतलब एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है ना, जैसे कि उनका टेम्परेचर के कारण किसी भी वजह से एक दूसरे में परिवर्तन ये होती रहती है। जैसे कि यहाँ दे रखा है इन्होंने, मैग्मा निकल गया, ठीक है, और जब ये लावा बाहर निकला तो ये अग्नाशय सेल बन गई। अब फिर इसके कुछ कण थे अग्नाशय सेल के, देखो वो टूट गए ना, टूट के हवा के कारण उड़ के चले गए, क्या बन गया, अवसादी सेल। और जब हमने अवसादी सेल और अग्नाशय सेल पर दबाव बढ़ा दिया और टेम्परेचर भी बढ़ा दिया तो कायांतरिक सेल, देखो कैसी सेल बन गई, आकार ही बदल गया ना। तो तीनों एक प्रकार में आपस में बदलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि वो सेल अग्नाशय है तो वो कोई दूसरी सेल नहीं बन सकती। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। और इसी के साथ ही चैप्टर आपका बिल्कुल समाप्त हो गया। और फिर यह क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखना, जैसे पृथ्वी की 3 परतें भूपरपत्ती मेंटल क्रोड से मिलकर बनी होती है। सेल क्या है ये सब आप जानते हो, 3 प्रकार की सेल के नाम, बाह्य वेदी, अंतवेदी सेल का निर्माण कैसे है, सेल चक्र क्या है, सेलों के क्या उपयोग है, ठीक है। कायांतरिक सेल आप 100 का 100% सभी क्वेश्चन को इनमें कर दोगे, ठीक है। और यदि नहीं कर पाओगे तो एक बार आप पढ़ना जरूर से, ठीक है। इन्हीं से पता चल हमने चैप्टर को कितना पढ़ा। साथ ही आपका चैप्टर समाप्त हुआ, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।